नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेंशन से बिल्कुल फ्री रहिए। अब एक दिन बाद ही हमारा रीट का फाइनल एग्जाम है और इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता हो। ठीक है, आप थोड़ा हौसला रखिए। रीट बहुत आसानी से हम क्लियर करेंगे क्योंकि हमारी पीछे की जो तैयारी है वो बहुत ज़बरदस्त है। और मुसीबतों से घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं आपको जो 100 क्वेश्चन, जो शिक्षण विधियों के 100 क्वेश्चन हैं, जिसको लेकर आप काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे, आज वो समय आ चुका है कि मैं आपको 100 क्वेश्चन से परिचित करवाऊं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपका उत्साहवर्धन करके क्लास स्टार्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत स्पीड से चलूंगा। कम समय में 100 क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा कि रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ए मुश्किलों देखो हम तुमसे कितने बड़े हैं। बिल्कुल हार मत मानिए, हम निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे। तो हम गणेश भगवान का नाम लेकर और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जिन आधारभूत कौशलों प्रत्यक्ष विधि में जिन आधारभूत कौशलों को सीखने का पर्याप्त अवसर मिलता है उसे क्या कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वो भाषा कौशल हैं। देखिए, पढ़ना लिखना, सुनना लिखना और सुनना, बोलना, पढ़ना और बोलना। फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा राइट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में लगातार मेरी नजर रहेगी, जहां कोई गलती होगी, चाहे मेरी तरफ से रहो चाहे आपकी तरफ से, मैं स्पष्टीकरण जरूर दे दूंगा। तो इसका राइट आंसर होगा सुनना और बोलना। किस विधि में बालक को वस्तुओं की प्रत्यक्ष दिखाकर सिखाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष दिखाया जाता है, तो वो दिखाया जाता है प्रत्यक्ष विधि में। आगे कम से कम 5-7 क्वेश्चन जो हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि प्रत्यक्ष विधि क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रत्यक्ष विधि का गुण है? कौन सा प्रत्यक्ष विधि का गुण है? देखिए, यह विधि भाषा शिक्षण के मूल सिद्धांतों के अनुकूल है या नहीं है? बिल्कुल है। भाषाई कौशल का पूरा अवसर विद्यार्थी को प्राप्त होता है या नहीं होता? फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होता है और उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये वही क्वेश्चंस हैं जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में हमने रीट और सेकंड ग्रेड के अंदर स्टूडेंट्स को दिए थे और उनकी प्रैक्टिस करवाई थी। वही सारे क्वेश्चन आज एक साथ आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट में मुझे जरूर बताओगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। याद रखें, लास्ट में आप सब बताएंगे 100 में से आपके 80 प्लस कौन कौन जा रहा है। प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है? अनुवाद का सहारा लेता है, व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है, अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, या चित्र व शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 4 नंबर, 4 नंबर का राइट आंसर होगा अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। बिल्कुल, प्रत्यक्ष विधि में बालक जो होता है अनुकरण विधि द्वारा सीखता है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विधि के बारे में सही नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? इसका प्रत्यक्ष विधि का सुगम पद्धति, निर्बाध पद्धति और प्राकृत विधि भी कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? ठीक है। क्या मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में 1901 में किया गया था, गोइन महोदय द्वारा किया गया था। लेकिन इसका भारत में जब प्रयोग किया गया तो बंगाल में टिफिन था, बंगाल में टिफिन था, मुंबई में फ्रिज था और मद्रास में पैंट्स थी, है ना? तो ये सारे तो थे। तो फिर इसका गलत आंसर कौन सा नहीं है? तो मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, ये बात इसमें गलत है। देखिए, बढ़िया। इससे 3-4 चीजें मैंने बताई। प्रत्यक्ष विधि तो सारी मैं क्लियर कर दूंगा। इसके बाद द्विभाषी पद्धति आएगी, व्याकरण अनुवाद विधि आएगी, सारी विधियां एक एक करके हम लेंगे। लेकिन हम चलते हैं आगे। इकाई विधि के प्रवर्तक कौन है? फटाफट आंसर दीजिए। इतना सरल क्वेश्चन है, जितना जल्दी आंसर इसका मतलब आपके पेपर अटेंड करने की क्षमता बहुत बेहतर है। एच.सी. मॉरिसन। छठे के अंदर क्या होगा? एच.सी. मॉरिसन। शिक्षा के क्षेत्र में इकाई विधि का प्रयोग कब से शुरू होता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 1901, 1920, 1950, 1952। तो कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगा 1950-52, लेकिन इसका राइट आंसर अब तक आपने कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है 1920, है ना? 1920 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इकाई विधि किस सोपान में गृह कार्य प्रदान करती है? ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो आप औरों से 1 नंबर आगे रहेंगे। देखते हैं ये प्रश्न किस किस का सही होता है। इकाई विधि किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? तो इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य, तो वो सोपान है चतुर्थ सोपान। इकाई एक निर्देशात्मक युक्ति है जो छात्रों को संवेद रूप से ज्ञान प्रदान करती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन बताइए, क्या मॉरिसन का है, बॉसिंग का है, रिस्क का है, या एनसीईआरटी का कथन है? तो याद रखें कि इकाई को निर्देशात्मक युक्ति कहकर पुकारने वाली संस्था है एनसीईआरटी। राइट आंसर होगा एनसीईआरटी। उम्मीद करता हूं आपके ये क्वेश्चंस जो हैं वो बढ़िया सही जा रहे होंगे। आगे देखिए, इसको यहीं रख देते हैं। हाँ,
आगे देखिए, इकाई विधि के सोपान का सही क्रम, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि हो सकता है ऐसा क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिल ही जाए, क्योंकि एक एग्जामिनर के दृष्टिकोण से अगर मैं मानूं तो ऐसा प्रश्न जरूर दिया जाता है। चाहे कोई भी एग्जामिनर हो, अगर मुझे पेपर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं भी ऐसा प्रश्न जरूर बनाऊंगा। तो सर इसका सही क्रम हम कैसे पहचाने? बड़ा ही सिंपल है, APKK, APKK है ना, आप काका हैं, APKK अनुसंधान प्रस्तुतिकरण क्रियान्विति और कथन। इकाई विधि का सोपान का सही क्रम माना जाएगा अनुसंधान प्रस्तुतिकरण क्रियान्विति और कथन। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन, किस विधि के प्रतिपादकों को कहना है कि अनुभूति और अभिव्यक्ति, मतलब जो आपने अनुभूति की वही आप अभिव्यक्त करोगे, ये किस विधि का कहना है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 11 नंबर। तो ये चीज कहती है जो अनुभूत किया वही अभिव्यक्त करोगे, ये बात कहती है प्रत्यक्ष विधि। किस विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है? द्वितीय भाषा जो होती है, सेकंड भाषा, सेकंड लैंग्वेज, उसकी व्याकरण पहले पढ़ाई जाती है। तो आप नोटिस करेंगे कि 12 नंबर क्वेश्चन जो है उसका व्याकरण अनुवाद विधि, कुछ किताबों में अनुवाद विधि भी दिया हुआ है लेकिन व्याकरण अनुवाद विधि ज्यादा किताबों में है। व्याकरण अनुवाद विधि, फटाफट राइट आंसर दीजिए। अगर गलत लगेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में, मेरा भी देखो 100 क्वेश्चन है, हो सकता है एक आध गलती हो जाए, लेकिन मैं जहां तक होने नहीं दूंगा। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, द्वितीय भाषा का व्याकरण, तो ये तो उसी प्रश्न की व्याख्या हो गई, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि एवं प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु, मतलब एक तो ये विधि है और एक ये प्रत्यक्ष विधि, इन दोनों के मध्य जो सेतु का कार्य करती है वह विधि कौन सी विधि है? तो 14 नंबर में सूत्र विधि है, द्विभाषी विधि है, सैनिक विधि है, या फिर प्रयोजन विधि है। तो आप देखेंगे इसमें राइट आंसर होगा बी, 14 नंबर में होगा द्विभाषी पद्धति जो है, विधि जो है वो व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है? तो भंडारकर विधि कहा जाता है व्याकरण अनुवाद विधि को। आप सब जानते हैं, ये तो कॉमन प्रश्न है, ये तो ऐसा लगता है जैसे हर बार एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है ना वो इन प्रश्नों को तो लेकर ही बैठा है कि इन प्रश्नों को तो दूंगा ही दूंगा, है ना। देखिए दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हम टीचर्स जो होते हैं वो शिक्षण विधियों की बढ़िया बढ़िया क्लासेस पहले देते हैं, एग्जाम से काफी समय पहले देने लगते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि उस वक्त पढ़ता नहीं है, इग्नोर करता चलता है, लेकिन जब लास्ट समय आता है तब कहते हैं सर ये करवा दो वो करवा दो। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, ये तो चलो हो जाएगा, बहुत ईजी वे में रीड क्लियर हो जाएगी आपकी, लेकिन आप एक मान के चलिए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हो तो कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, तब तो आपको फायदा मिलेगा। लास्ट समय में जाके करोगे तो फिर सेम रहेगी कि सर हमारे बहुत से टॉपिक क्लियर नहीं है, वरना आप जो जो बोलोगे मैं वो करवाता जाऊंगा। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर ले, मैं वहां एक एक चीज करवा दूंगा। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को लेकर तो बहुत बेहतरीन रणनीति है मेरे पास में। चलिए, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप, जो माध्यमिक कक्षाएं होती है उसमें व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है? तो वो होता है व्यवहारिक ज्ञान। कौन सा होता है भाई? व्यवहारिक ज्ञान होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, द्विभाषी पद्धति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गोपाल कृष्ण भंडारकर, CJ डॉटसन, श्री गुई महोदय, या SC मॉरिसन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में जो होता है राइट आंसर बी होगा, CJ डॉटसन। किस विधि के अंतर्गत भाषा के संरचनात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है? किस विधि के अंतर्गत भाषा के संरचनात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो भाषा का संरचनागत अगर पक्ष का अध्ययन करना है तो हमें व्याकरण अनुवाद विधि का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? व्याकरण अनुवाद विधि का सहारा लेना पड़ेगा। व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किस वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई? व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने की थी? ये की थी जॉन बेस्डो ने। किसने की थी? जॉन बेस्डो ने। CIFEL हैदराबाद के प्रोफेसर HL शास्त्री के अनुसार भारतीय परिस्थितियों में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 20 नंबर, 20 नंबर, भारतीय परिस्थितियों में अगर सबसे उपयुक्त विधि मानी जाए तो वो है द्विभाषी पद्धति। कौन सी विधि है? वो है द्विभाषी पद्धति। देखिए, मैं वही प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं कि सर आप ये नहीं लाए वो नहीं लाए, वो कोई चीज नहीं है। किस विधि के अंतर्गत शब्द, वाक्यांश, मुहावरे, वाक्य संरचना और व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए मातृभाषा का उपयोग किया जाता है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप चाहे एक विधि के मैं 10-10 दे दूं और एक विधि के 2-2 प्रश्न दूं, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न पेपर में आने लायक है या नहीं है? तो मैं बता दूं, बिल्कुल पेपर में आने लायक है। किस विधि के अंतर्गत शब्द, वाक्यांश, मुहावरे, वाक्य संरचना और व्याकरण के नियमों को स्पष्ट करने के लिए मातृभाषा का प्रयोग किया जाता? तो वो है द्विभाषी पद्धति। सैनिक विधि की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सैनिक विधि की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। कुछ स्टूडेंट्स तो जो हैं वो घबराहट के मारे यही भूल जाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय किया था, द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर होगा
द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखिए, सैनिक विधि के सूत्रपात में कौन सा शिक्षा विधि सम्मिलित नहीं था, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ब्लूमफील्ड था क्या, बोजन, सफीर, पेज, वॉटसन, मैके, कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा वॉटसन और मैके, ये शामिल नहीं थे। देखिए, जब मुझे याद हो सकते हैं तो आपको ये क्वेश्चन याद क्यों नहीं हो सकते? इतने बड़े से बड़ा विद्वान होगा, एक बार 100 क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, और बड़े से बड़ा विद्वान होगा उसके भी एक आध प्रश्न गलत हो सकता है, कई बार वो गलत नहीं भी करेगा। सेना विशेष कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक साथ कितने सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाता है? 24 नंबर में सी, 24 नंबर में बी, 24 नंबर में ए, कौन सा होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर है 15 से 20 सैनिकों का। ये प्रश्न मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे प्रश्न पेपर में आने के लायक प्रश्न हैं। क्लियर बात है? आगे देखिए, सैनिक विधि का नाम श्रव्य भाष्य सेना विधि यानी आर्मी मेथड नाम किस कारण पड़ा था? बहुत ही बढ़िया हम जानते हैं कि उसका नाम आर्मी मेथड है, लेकिन ये किस कारण पड़ा था, ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये हुआ था द्वितीय भाषा पर बल देने के कारण इसका नाम आर्मी मेथड नाम पड़ा था। प्रत्यक्ष विधि के दोषों को निवारण बहुत कुछ किस विधि द्वारा किया जाता है ना? तो अब आपको ये लगता है कि ये प्रत्यक्ष विधि का क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रत्यक्ष विधि का क्वेश्चन नहीं है, ये दूसरी विधि का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सैनिक विधि। प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण करने में किस विधि का सहयोग लिया जाता है, या कौन सी विधि काफी हद तक उसके दोषों का निवारण कर देती है? तो वो है सैनिक विधि, वो है सैनिक विधि। एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्न में से किस विधि में साथ सिखाए जाते हैं? तो ये भी बहुत बढ़िया विधि है, नई विधि चेंज हो चुकी है। एक समान, जैसे CUT कट, PUT, इस प्रकार से, या जैसे मान लो और उदाहरण होते हैं ना, जैसे कम, नम, एक जैसे उच्चारित होने वाले। कुल मिला के हमें बचपन में जो हमारे मैडम सर होते थे वो बहुत सिखाते थे। तो देखिए, एक समान उच्चारित यानी ध्वनि साम्य विधि, इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि साम्य विधि। अगले क्वेश्चन को फटाफट पढ़िए और आंसर दीजिए। एक अध्यापक कक्षा में एक साथ धर्म, कर्म, चर्म, ये वही बात हो गई, धर्म, कर्म, चर्म, मर्म, शर्म आदि शब्दों का एक साथ सिखा रहा है। यहाँ किस शिक्षण विधि का उल्लेख किया जा रहा है? तो यहाँ पर किसका उल्लेख किया जाता है? ध्वनि साम्य। क्यों दे रहा हूं एक जैसी विधियों के प्रश्न? थोड़ा बहुत आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी दिया। पढ़ा हुआ बहुत कुछ है आपके, पढ़ा हुआ बहुत कुछ है आपके, लेकिन जब इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे तो आपको 50% कोर्स एक बार रिवीजन हो जाएगा। सारा तो वैसे भी 100 क्वेश्चन में नहीं हो सकता, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ता है कि अरे हाँ यार, ये सर जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, चाहे 5 ही विधियों से सारे क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन कम से कम ये वही प्रश्न आ रहे हैं जो जो हमने पढ़ रखे हैं। तो कम से कम इनमें से आए तो हम गलत नहीं करेंगे। आत्मविश्वास वृद्धि के लिए भी कई बार हमें इस प्रकार के क्वेश्चन, एक जैसी विधियों का क्रमबद्ध क्वेश्चन लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कौन सी ध्वनि साम्य विधि की विशेषता है? प्रारंभिक अवस्था में बालकों के सामने समान ध्वनि वाले शब्द रखे जाते हैं, बिल्कुल रखे जाते हैं। ठीक है, इस विधि में शब्दों, वाक्यों, खंडों और वाक्यों की ध्वनियों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, हो सकता है। इस विधि में अक्षर से आरंभ करते हैं और अक्षरों को जोड़ या संश्लेषण से शब्द बनाते हैं। लेकिन ये तीनों की तीनों बातें इसमें क्लियर हो रही है, तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। देखिए, 5 उंगलियां समान नहीं होती, हो सकता है किसी को ये क्लास अच्छी लगे, किसी को बहुत अच्छी लगे, किसी को लगे नहीं सर कोई खास बात नहीं, आप तो 5 विधियां ले, 10 विधियां ले। अभी ऐसा कुछ नहीं, 70 प्रश्न और बाकी पड़े हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं इस क्लास का फायदा निश्चित होगा। दूरस्थ शिक्षण विधि, देखिए अब तक मैं 7वीं विधि लेकर आ चुका हूं। दूरस्थ शिक्षण विधि का उपनाम नहीं है। अब गलती से हम क्या करते हैं, इस प्रकार देते हैं दूरस्थ विधि का उपनाम। अच्छा, ये उपनाम पूछ रहा है, अरे ये उपनाम नहीं पूछ रहा है भाई मेरे, ये पूछ रहा है उपनाम नहीं है, तो आपको तो उपनाम नहीं है वो बताना है। तो देखिए, इसका गृह अध्ययन विधि होता है, इसका मुक्त अधिगम विधि होता है, इसका टेली एजुकेशन विधि, लेकिन ये भाषा प्रयोगशाला नहीं होती। इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा प्रयोगशाला। ये प्रश्न टफ नहीं है, ये प्रश्न आप पढ़ते नहीं हो सही, इसलिए गलत हो सकता है, याद रखें। आगमन विधि सर्वाधिक उपयोगी किसके लिए? छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, या फिर बड़ी कक्षाओं के लिए, या दोनों में, या कोई नहीं? तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं, जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ाई कर रखी है वो करेगा, दोनों में उपयोगी है, और दोनों में उपयोगी करते ही 1 नंबर पक्का जाएगा ही जाएगा। याद रखें, 31वें में होगा ए, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। आगे चलते हैं, 32 नंबर, निगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है। गारंटेड बोल रहा हूं, आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हैं? मैं गारंटेड बोल रहा हूं,
एक ऐसा प्रश्न पक्का आता ही आता है, आप जानते हैं, आप खुद जानते हैं, आप सब समझदार हैं, आप सब विद्वान हैं, आप में और मेरे में अंतर कितना है। आपने पेपर पास किया और तुरंत आप स्कूल में आए और आप स्टाफ साथी कहलाने लगे, लेकिन जब तक आप सामने वाली सीट पे बैठे हो तब तक आप अभ्यर्थी हो। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, बस आप सब जानते हैं कि प्रश्न कहां से आना है, किस टाइप का आना है, लेकिन घबराहट होती है बेरोजगारी के कारण और कुछ नहीं होता। लेकिन ये पात्रता परीक्षा है। मैं कल शाम, यानी ये वीडियो जब मिलेगा आपको सुबह 6 बजे, तो उसके बाद में 6 या 7 बजे जब भी मिलेगा, उसके बाद में कल शाम एक वीडियो इंस्ट्रक्शन वाला डालूंगा, उसे देखिएगा। उसमें मैं आपका ऐसा शानदार मोटिवेशन करूंगा, एक बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा जिससे आप पेपर में 100 को स्कोर क्रॉस कर जाओगे। अगर 100 का स्कोर क्रॉस करना है तो कल बने रहना मेरे साथ। नरेंद्र दानचार, निगमन विधि का सूत्र नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर में देखिए, स्थूल से सूक्ष्म ये नहीं है, नियम से उदाहरण है, बिल्कुल चलता है। निगमन, देखिए आगमन, आगमन जो होती है वो आ यानी उदाहरण से नियम चलती है, और ये नियम से उदाहरण चलती है। अमूर्त से मूर्त चलती है, वो मूर्त से अमूर्त, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं चलती, बल्कि ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, आगमन विशेष दृष्टांतों की सहायता से सामान्य नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है। ये परिभाषा है किसकी? ये बहुत बढ़िया है। ये परिभाषा किसकी है? ये हमारे जो जंग युंग है इनकी नहीं है, लैंडन इनकी नहीं है, तो जायज इनकी ही है। बिल्कुल आंसर, आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज। 2 मिनट, कोई ज्यादा समय नहीं है। एक की बार ईमानदारी से अपना स्टेटस जरूर लगा देवें। मैं आपके स्टेटस आप लगाओगे तो तुरंत मेरे पास सूचना आएगी, और मैं व्हाट्सएप खोल के ही बैठा हूं, यूं समझ लीजिए आप। और देख रहा हूं कल भी बहुत स्टूडेंट्स ने लगाए थे। अगर आप लगा देंगे तो आप छोटे नहीं होंगे, कम से कम मुझे फीडबैक बहुत बढ़िया मिलेगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। वरना एट प्रेजेंट आज भी रात के 11:30 बजे और मैं ये क्लास अब रिकॉर्ड कर रहा हूं। वाई? क्योंकि लाइट चली गई थी। 50 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद लाइट चली गई थी, सारा मिट्टी हो चुका था, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि सुबह तक आपको ये क्लास देनी है। ठीक है, तो इसका जायज ही था, याद रखें इसका आंसर जायज ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट स्टेटस लगाइए। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ऐसा प्रश्न पेपर में कई बार आ चुका है, ये पेपर का पिछला पेपर ही उठाया हुआ प्रश्न है। आगमन निगमन, आगमन निगमन उपयुक्त सभी, तो हम जानते हैं जब दोनों साथ में आ जाए तो ये व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आगमन विधि से शिक्षण करवाते समय शिक्षक को कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि आगमन विधि से शिक्षण करवाते समय शिक्षक को कितने चरणों से गुजरना पड़ता है। तो याद रखें, मैंने शिक्षण विधियों में नोट्स दिए हैं, मेरे नोट्स में एक एक चीज है। और मैं फिर कहता हूं, आप सब बोलोगे सर आपने ना शिक्षण विधियों किताब क्यों नहीं निकाली? मैं किताब पूरी तैयार कर चुका था, लेकिन बीच में डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्बेंस में निकालता तो सारी किताब गुड़ गोबर हो जाती। 500 क्वेश्चन भी डाले थे, सब कुछ किया था, तो सर हमारी रीट में काम आ जाती। नहीं, मैंने सेकंड ग्रेड स्तर के हेतु ही वो किताब निकाली थी, और सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए वो किताब रामबाण सिद्ध होगी। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस रीट के पेपर में मैं अपनी किताब का मूल्यांकन स्वयं कर लेता हूं, कि मैंने जो नोट्स बनाए क्या इस में से 30 के 30, 15 के 15 क्वेश्चन, या मान लो चारों पांचों पेपर में सारे के सारे मेरे अगर किताब से आते हैं, इसका मतलब मेरे नोट्स सुपर्ब हैं। और मैं तुरंत शिक्षण विधियों क्लास सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल निकालूंगा, और वो पढ़िएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और मैं खुद आपको रीड के पेपर के बाद बताऊंगा कि मेरी किताब का मूल्यांकन कैसा रहा। तो आगमन विधि से शिक्षण करवाते समय शिक्षक को कितने चरणों से गुजरना पड़ता है? 4 चरण। मैंने बहुत बढ़िया डायग्राम से उन चारों चरणों को अपनी किताब में दर्शा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 36 नंबर। निगमन विधि का चरण पद नहीं है। नियमीकरण, हाँ ये इसी प्रकार से जो है ना, नियमीकरण, सामान्यकरण, नियम सिद्धांत का प्रयोग, नियम सिद्धांत का ज्ञान, आंकड़ों के आधार पर परीक्षण। तो निगमन विधि का चरण या पद नहीं है। तो देखिए, नियम और सिद्धांत का प्रयोग है, नियम और सिद्धांत का ज्ञान है, आंकड़ों के आधार पर परीक्षण है। ये नियमीकरण और सामान्यकरण नहीं है। ये आप देखिए, क्या ये आगमन का है क्या? ठीक है, बालकों में खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है कौन सी? आगमन, निगमन, अनुकरण, प्रत्यक्ष। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन जो है, बालकों में खोजी प्रवृत्ति को जन्म कौन देती है? देखिए, निगमन तो रटने पर जोर देती है, तो देती नहीं है। ये प्रत्यक्ष देखने पर देती है। खोज क्या करना, जो अनुभूति करेगा वही तो अभिव्यक्त करेगा। अनुकरण तो रट्टा मारने पर जोर देती है। तो आगमन क्या होती है? आगमन विधि जो होती है, नए सिद्धांतों के खोज करने पर जोर देती है। आगे देखिए, निगमन विधि का गुण नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निगमन विधि का गुण नहीं है। देखिए,
नवीन समस्याओं का समाधान, बिल्कुल नई समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। इस पर कई विवाद आए थे, कई ऑब्जेक्शन भी आए थे, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई ऑब्जेक्शन है। नवीन समस्याओं का समाधान किया जाता है, बिल्कुल होता है। छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास होता है। क्या मानसिक शक्ति का विकास होता है क्या निगमन विधि में? आप खुद समझिए, जब व्यक्ति रट्टा मार रहा है तो रट्टा मारेगा तो मानसिक शक्ति का विकास कैसे हो सकता है? स्मरण शक्ति का विकास, बिल्कुल याद करने की शक्ति जरूर बढ़ती है। वो रट्टा मारेगा, रटेगा तो याद करने की शक्ति बढ़ती है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाता है, बिल्कुल होता है। फटाफट रटवाया जाता है तो फिर पूर्ण हो जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये होगा। निगमन प्रणाली को क्या कहते हैं? सहयोग, प्रयोग, सिद्धांत या साहचर्य? 39। तो देखिए सहयोग, ये क्वेश्चन बताएगा उसे एक चॉकलेट मिलेगी। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा। निगमन प्रणाली को क्या कहते हैं? निगमन प्रणाली को कहते हैं प्रयोग प्रणाली। 39 में क्या होगा? प्रयोग प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए फटाफट। निगमन विधि का सिद्धांत, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, सामान्य से सामान्य, विशेष से विशेष। अभी प्रश्न गया था फिर आ गया, इसका मतलब प्रश्न में दम है। प्रश्न में दम है तो सिद्धांत कौन सा होगा? सामान्य से विशेष होगा। 40 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किस शिक्षण विधि में छात्रों को उत्तम लेखकों की पुस्तकें या संदर्भ पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा जाता है? विधि फिर चेंज हो गई है। किस शिक्षण विधि में छात्रों को उत्तम लेखकों की पुस्तकें या संदर्भ पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा जाता है? मैं कहता हूं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको कोई अच्छा क्वेश्चन लगे तो। किस शिक्षण विधि में छात्रों को उत्तम लेखकों की पुस्तकें या पढ़ने के लिए दिया जाता है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाषा संसर्ग विधि में। याद रखें, भाषा संसर्ग विधि में क्वेश्चंस जो होते हैं, किताबें, अच्छी किताबें पढ़ने के लिए दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने की लाभदायक विधि कौन सी मानी जाती है? प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने की लाभदायक विधि कौन सी मानी जाती है? 42 में, तो आप 42 में देखेंगे इसका आंसर होगा भाषा संसर्ग विधि। प्राथमिक, देखो इंपॉर्टेंट समझिए, प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण पढ़ाने में भाषा संसर्ग विधि को अहम माना जाता है। जब किसी कविता के मूल भाव को छोड़कर केवल शब्दों के रस को ग्रहण किया जाता है, तब उस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? उस विधि को कहते हैं रसास्वादन विधि। क्या विधि कहते हैं? रसास्वादन विधि कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो रही होगी। ठीक है, 44 में है, निम्न में से किस विधि का प्रयोग अधिकतर कविता शिक्षण के दौरान किया जाता है? तो ये तो सिंपल है, कहानी विधि है, रसास्वादन विधि है, अक्षरबोध है, अनुभव ध्वनि है। तो आप देखिए ये दो तो कोई नहीं करेगा, ये करेगा, इसका मतलब उसकी तैयारी नहीं है। रसास्वादन विधि। भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रसार, देखिए मैं लगातार कैसे कैसे फटाफट क्रमबद्ध विधियों के अंदर प्रवेश कर रहा हूं। अब हम अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर कर, भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रसार कब हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं फटाफट आंसर कौन देगा। कमेंट बॉक्स में एक के बाद एक आंसर दीजिए फटाफट। देखिए 1000 लाइव की बात की थी, अब तक कितने से लाइव आए हैं? अगर इस तरह से आप जब आप हमें फीडबैक नहीं देते ना, तब जो है हमें आनंद नहीं आता। आप भी थोड़ा बढ़िया, मैं क्योंकि इनको टाइप करवाना, पीपीटी तैयार करना बहुत समय लगता है, और आई एम वन मैन आर्मी, अकेले इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है भाई। भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रसार कब से शुरू हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1963 से। 45 में सी, 1963 से। ठीक है, साख्य अभिक्रम, देखिए कोई प्रश्न का अगर उत्तर गलत नजर आ जाए, कोई गलती से गलत दे दूं, तो मैं कमेंट बॉक्स में, आप जब ये पेपर करोगे तब कमेंट बॉक्स में मैं देखता रहूंगा, उसका सही आंसर दे दूंगा। साख्य अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? तो रेखीय और साख्य, तो इसमें होगा 46 में बी, नॉर्मन ए क्राउडर। क्राउडर श्राउडर है ये। पीएफ स्किनर का जन्म हुआ था, कहां हुआ था? 47 में। आप देखिए जापान, जर्मनी, अमेरिका, इंडोनेशिया। ये सरल प्रश्न लगता है लेकिन बहुत टफ प्रश्न है। अमेरिका में हुआ था ना, या नहीं हुआ था? किस शिक्षण विधि में व्याकरण के नियमों की जानकारी अधूरी रह जाने पर पुनः आगमन विधि का सहारा लेना पड़ता है? किस विधि में व्याकरण के नियमों की जानकारी जब अधूरी रह जाती है तो पुनः आगमन विधि का सहारा लेना पड़ता है? तो वो है भाषा संसर्ग विधि, क्योंकि इसमें प्राथमिक कक्षा में व्याकरण सिखाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती? स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती, बल्कि भाषा के साथ साथ चलती है। तो इसमें 49 में होगा ए, इसमें व्याकरण की शिक्षा जो होती है साथ साथ चलती है। जैसे मान लो कोई लेसन पढ़ाते समय सीधा बीच में कोई शब्द आया संधि का, तो संधि समझाने लग गए, तो व्याकरण जो है वो साथ साथ चलती है। और ये आपका है 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन, वह विधि जिसमें उचित स्वराघात, उपयुक्त विधि, भाव भंगिमा, लहजे का ध्यान रखा जाता है, कौन सी विधि कहलाती है?
बहुत बढ़िया। जब उचित स्वर का आघात है, उपयुक्त विधि, भाव भंगिमा, लहजे का ध्यान याद रखें, रसास्वादन विधि में दिया जाता है। ठीक है, रसास्वादन विधि। अभिक्रमित अनुदेशन विधि किस का सिद्धांत नहीं है? कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? छोटे छोटे पदों का सिद्धांत ये तो है, निष्क्रियता का सिद्धांत ये है क्या भाई? पुनर्बलन का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो आप देखिए आंसर दे दिया कमेंट बॉक्स में, दे दिया होगा। तो इसका आंसर होगा बी। 51 में राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, कौन सा अनुदेशन ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है? ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है। साकी, रेखीय, अवरोही और अनुकीलीय। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो ट्यूटोरियल विधि पर आधारित है ना, वो रेखीय है। कौन सा है? 52 में, सॉरी रेखीय थोड़ी है, नहीं रेखीय नहीं होगा भाई, ये ट्यूटोरियल विधि पर तो साक्ष्य है। हाँ, राइट आंसर है भाई, कोई डाउट नहीं है, साक्ष्य है। ट्यूटोरियल विधि पर जो आधारित है वो साक्ष्य होता है। भाषा संसर्ग विधि में, हाँ बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, आप निश्चिंत रहें, इसका राइट आंसर साक्ष्य ही होगा। भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण के किस पक्ष पर जोर दिया जाता है? तो 53 में सैद्धांतिक, दोनों व्यवहारिक। तो इसमें व्यवहारिक पक्ष पर जोर दिया जाता है, क्योंकि सैद्धांतिक होती तो नियम से, उदाहरण की ओर चलते, ढंग से चलते ना, वैसा है ही नहीं। उसके बाद आप देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, बीएफ स्किनर किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं? ये वो प्रश्न है, ये वो प्रश्न है जो मेरा गलत हुआ था। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने थोड़ी देर पहले शायद आपको बताया नहीं बताया, शिक्षण विधियों में मेरे एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था और वो यही क्वेश्चन है। बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है जो 2016 सेकंड ग्रेड के अंदर मेरे गलत हुआ था। रीजन ये था, क्योंकि अब आप कहोगे सर ये कैसे कि ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया वगैरह को लेकर कि अमेरिका में कौन सा है, यूं करके मेरे ये गलत हो चुका था। तो 54 ये प्रश्न, तो इसका राइट आंसर होवर्ड होगा। क्या अमेरिका में होवर्ड ही तो है ना? ये उस वक्त मेरा गलत हुआ था, मुझे बड़ा धोखा हुआ था इसका। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है, बताइए। साकीय, बाह्य, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर होगा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, भाषाई कौशल का सही क्रम बताइए। LSRW क्या होता है? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग बोलना, और उसके बाद सुनना बोलना, रीडिंग राइटिंग, यानी क्या होगा? सी। 56 में क्या होगा? सी होगा। भाषा प्रयोगशाला विधि का प्रतिपादन कब हुआ था? 57 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर 56, 65, 75, 57, ऐसा एक प्रश्न जरूर आएगा और गलत मत कर देना। 57 नंबर क्वेश्चन में होगा बी, 1965। 57 में होगा बी, 1965। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है? व्यय साध्य मानी जाती है, भाषा शिक्षण यंत्र या अभिक्रमित अनुदेशन? देखिए ये तो नहीं है, दो तो नहीं है, अब इन दो में से आपको चुनना है कि कौन सी विधि व्यय साध्य मानी जाती है। 58 में देखिए, ये भाषा शिक्षण यंत्र जो विधि है ये व्यय साध्य विधि मानी जाती है। किस विधि में बालकों को वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है और वस्तुओं के सामने उनके नाम के कार्ड रखे जाते हैं, बालक उनको कार्ड देखता है फिर मिलान करता है, ये किस विधि के अंतर्गत होता है? बहुत बढ़िया विधि है ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी आ सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा साहचर्य विधि। 59 क्वेश्चन मैं अब तक आपको करवा चुका हूं दोस्तों। आगे चलिए, किसी घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना तकनीकी भाषा में क्या कहलाता है? किसी घटना को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना तकनीकी भाषा में क्या कहलाता है? साहचर्य, प्रदर्शन, संगति या फिर अक्षरबोध? बताइए। तो भाई कोई चीज है, किसी घटना है, उसको दृश्य रूप में आप क्या करो? प्रदर्शित करोगे ना, तो प्रदर्शन कहलाएगा। टेक्निकल भाषा में क्या कहलाएगा? प्रदर्शन कहलाएगा। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? हर्बर्ट, रूसो, फ्रॉबेल, मॉन्टेंसरी? जल्दी बताइए। साहचर्य विधि, साहचर्य विधि, कई बार भूल मत जाना, इसका राइट आंसर क्या होगा? मॉन्टेंसरी विधि होगा। इसका राइट आंसर होगा मॉन्टेंसरी विधि। निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? और एक बात और बताता हूं आपको, एक नई चीज बताता हूं, करके सीखने के सिद्धांत पर जो जो विधि आधारित होती है वो सदैव मनोवैज्ञानिक होती है, और जो विधि रटने के सिद्धांत पर आधारित होती है वो अमनोवैज्ञानिक विधि कही जाती है। निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? 62। तो देखिए, इसमें प्रदर्शन विधि जो होती है वो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। निम्न में से कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है?
छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त कौन सी विधि मानी जाती है? प्रयोगशाला, प्रयोजना, समस्या समाधान या साहचर्य? जल्दी आंसर बताइए क्योंकि कम समय में बेहतर क्वेश्चंस आपको देने हैं। 63 में होगा राइट आंसर सी। ये प्राथमिक या छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। साहचर्य विधि जो मोंटेसरी की है ये मानी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रदर्शन विधि के बारे में कथन सही नहीं है। प्रदर्शन विधि मनोवैज्ञानिक है। अब भी जस्ट मैंने बताया है, अब आप इसका सही आंसर दोगे। 64 है ना? सिक्सटी टू प्रदर्शन विधि, ये प्रश्न थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, इसका मैं कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा जहां तक। तो अगर वो करके सीखने पर आधारित है तो इसका क्या होगा? 64, अच्छा 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 अच्छा, ये तो फिर दो आंसर होते हैं इसके तो ना। हाँ, इसके तो भाई दो आंसर हो गए क्योंकि जो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है तब तो ये मनोवैज्ञानिक भी होगी, है ना? तब तो ये मनोवैज्ञानिक भी होगी। और इसका आंसर भाई आप लोग बताएं फटाफट, इसका क्या आंसर होगा? 64। भाई 64 में मेरे अनुसार ये विधि, फिर वो आंसर जो था 62 वाला, ये इसका आंसर, ये आंसर गलत दिया मैंने। इसका आंसर भाई मैं आपको कमेंट बॉक्स में जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना उसी वक्त तुरंत ये आंसर आपको जरूर दूंगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल देना ही पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर है ये। प्रदर्शन विधि तो अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है, किताबों में आता है कि ये तो अमनोवैज्ञानिक है, तो इसके हिसाब से तो यही हुआ ना। चलिए, इसका आंसर 62 और 64 का आंसर मैं वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा विस्तृत से। आप जब शायद ये अभी देख रहे हो तो नीचे एक मैसेज देखिए, उस मैसेज में सारा क्लियर किया हुआ है। 62 और 64 का आंसर आप देखिए मैसेज के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर सारा क्लियर किया हुआ है, ठीक है? प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी किसके लिए मानी जाती है? 65 में देखिए, विज्ञान शिक्षण में। विज्ञान शिक्षण में, भाई विज्ञान शिक्षण में इसका मतलब करके सीखने पर आधारित है, और जो करके सीखने पर आधारित होती है वो मनोवैज्ञानिक होती है। तो यूं करके कंफ्यूजन आ रहा है मेरे, तो मैं अभी रुकूंगा नहीं क्योंकि रुकता ही तो गड़बड़ हो जाएगी, सारा फ्लो टूट जाएगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप मैसेज पढ़ लीजिए 2 मिनट, उसमें सारा लिख रखा है क्या होगा। भाषा शिक्षण के प्रारंभ में किस पर सर्वाधिक बल दिया जाता है? 66 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में किस पर बल दिया जाता है? 66 में होगा ए, भाषा शिक्षण में सुनने में, ठीक है? निम्न में से कौन सी विधि छात्र निष्क्रिय श्रोता, एकदम छात्र निष्क्रिय श्रोता रहता है, कौन सी होगी? व्याख्यान विधि में छात्र जो होता है वो निष्क्रिय श्रोता रहता है। उसके बाद अब देखिए, व्याख्यान उन तथ्यों सिद्धांतों प्रत्ययों संबंधों का स्पष्टीकरण जो शिक्षक चाहता है कि उससे सुनने वाले उसे समझे। ये बात कौन कहता है? ये बात रिस्क कहता है, बाइनिंग कहता है, मॉरिसन कहता है, मॉरविल कहता है? तो ये बात रिस्क कहता है। वो शिक्षक चाहता है कि मेरी बात को छात्र जो हैं वो समझे, लेकिन छात्र इस बात में क्या समझते हैं? रिस्क समझते हैं। छात्र के लेखन की क्षमता का मूल्यांकन कौन सी विधि करती है? 69। तो व्याख्यान विधि, दल शिक्षण विधि, श्रुति लेखन विधि या सैनिक विधि? तो आप सोचोगे ऊपर व्याख्यान है इसमें व्याख्यान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। छात्र के लेखन की क्षमता का मूल्यांकन कौन सी विधि करती है? श्रुत लेखन विधि। कौन सी करती है? श्रुत लेखन विधि करती है। श्रुत लेख का उद्देश्य क्या होता है? श्रुत लेख का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें 70वें क्वेश्चन में आप देखिए, इसका उद्देश्य होता है श्रुति लेख, बार बार अभ्यास किया जाता है, निदान, समस्या, उपचार, बल्कि इससे बार बार अभ्यास करने से क्या होता है? सुधरता है। दल शिक्षण विधि का अन्य नाम क्या कहा जाता है? 71। दल शिक्षण का अन्य नाम टोली, सहयोगी, समूह शिक्षण यानी उपयुक्त शिक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपयुक्त शिक्षण कहलाएगा। दल शिक्षण विधि का जन्म कब हुआ था? यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए इसमें 1955 माना जाता है। अगर 72, देखिए 1954 है, कुछ किताबें 1955 मानती है, तो अगर आप देखें पहले तो इसका राइट आंसर 54 ही है। दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ था? रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी? फटाफट आप आंसर दीजिए ताकि पता रहे। रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी? दल शिक्षण है ना, दल शिक्षण अमेरिका में हुआ था, आप सब जानते हैं। ये पढ़ी हुई चीजें है ना, उनके लिए तो ये रिवीजन है, नहीं पढ़ रखा उनके लिए थोड़ा सा ये नया रहेगा। दल शिक्षण का सोपान कौन सा नहीं है? 74। देखिए इसमें परियोजना है, व्यवस्था, मूल्यांकन, ये तीनों होते हैं। परियोजना, व्यवस्था, मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, सामान्यीकरण इसका नहीं होता। नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन तीन होते हैं। दल शिक्षण में पाठ्य वस्तु
के प्रस्तुतिकरण में अधिकतर किस विधि का प्रयोग किया जाता है? दल शिक्षण के पाठ्य वस्तु में प्रस्तुतिकरण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दल शिक्षण के पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पूरे दल को पढ़ाना है ना, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? व्याख्यान की जरूरत पड़ेगी। देखिए 1 घंटे तक नॉन स्टॉप, वो भी आधी रात के समय बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप समझें। प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षण का कितने प्रतिशत समय सूत्र लेख के लिए दिया जा सकता है? ये प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि इसका आंसर भी मैं आपको बाद में दूंगा। बाद में क्या, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दूंगा, पिन कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इसमें कुछ किताबें जो बता रही है वो अभी मैंने शाम को ही देखा था 5 से 10% बता रही है, जबकि कुछ किताबें जो है वो 15 से 20% बता रही है। यूं करके विरोधाभास है, मुझे नहीं लगता इसका सही। तो इसका प्रश्न थोड़ा सा एक बार छोड़ दें, इस प्रश्न को, है ना, ये थोड़ा एक ही प्रश्न बनाया गया है, इसको छोड़ दें। 76 और 77। हाँ जी, बिल्कुल। आप कहेंगे सर आपने पहले पीपीटी नहीं देखी थी। मैंने बिल्कुल नहीं देखी थी, मैंने काफी पहले ये प्रश्न तैयार करवाए थे आप लोगों के लिए, तो उसके बाद आज ही देखिए। द्वितीय भाषा शिक्षक की तुलनात्मक विधि कौन सी मानी जाती है? 78 नंबर, द्वितीय भाषा की तुलनात्मक विधि। तो 78 में होगा व्यतिरेकी सिद्धांत, तुलना या व्यास। बताइए फटाफट, द्वितीय भाषा शिक्षक की तुलनात्मक विधि कौन सी मानी जाती है? 78 में होगा भाई तुलना, व्यतिरेक अलंकार आपने पढ़ा होगा, व्यतिरेक का अर्थ ही क्या होता है? तुलना। तो इसका राइट आंसर होगा तुलना। हर्बर्टीय विधि में प्रारंभ में कौन से 4 भाग थे? 79, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, ठीक है, स्पष्टीकरण, सामान्यीकरण, प्रयोग। का राइट आंसर होगा 79, प्रस्तावना, यही होगा फिर 79 में ए, और दूसरा हो ही नहीं सकता। सबसे पहले भाषा प्रयोगशाला का प्रवर्तन कहाँ हुआ था? बढ़िया प्रश्न है ये, 80 नंबर, कि सबसे पहले हुआ कहाँ था? तो इसका भाषा प्रयोगशाला का अमेरिका में हुआ। हर्बर्टीय विधि के कितने चरण माने गए हैं? 81 में माने गए 7, 3, 4, 5। तो आप सब जानते हैं कि हर्बर्टीय के पंचपदी सिद्धांत है, इसका मतलब 5 चरण माने गए हैं। उसके बाद देखिए, हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है, यानी कौन सा दोष नहीं है, कौन सा उसका गुण है? 82 में देखिए, यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती है। ये बात बिल्कुल गलत है, वो तो देती है। रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है। तो आप 82 में आप देखिए कि ये तो है, यह शिक्षक के मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। कौन सा? 82 में होगा सी, ये मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित। हाँ, ये सही हो गई, मतलब गलत नहीं बल्कि गुण में आ गया, यानी ये दोष नहीं है, ये तो उसका गुण है एक तरह से देखा जाए। इसमें शिक्षा अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, तो ये भी बात गलत हो गई। मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा जो है, दोनों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि है, कौन सी है? 83। तो याद रखिए, जब मातृभाषा और सीखी जाने दोनों भाषाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण होगा तो ये तुलना होगी। मैं समझ सकता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बोरियत महसूस होने लगी, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी जा रही है और एक ही टाइप से चले, लेकिन देखिए अब बोरियत का समय नहीं है, हमें तो एक एक चीज आनी चाहिए। और जिसकी रुचि है ना, रुचि का सिद्धांत बड़ा काम करता है, उनके लिए तो ये होता है कि सर और प्रश्न कराओ, और प्रश्न कराओ। उनकी तो भूख जो है वो प्रश्नों की नहीं मिटेगी। और बाकी अरे यार क्या करवा रहा है, छोड़ रहे यार, नींद आ रही है, सुबह सुबह 6 बजे उठा दिया, है ना, तो वो उनका मैं कह नहीं सकता। चलिए, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षण के लिए किया जाता है? भाषा प्रयोगशाला का, तो ये किया जाता है बोलने का कौशल, सुनने का कौशल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट। सी, ए और बी दोनों। चलिए आगे। उसके बाद है हर्बर्ट की पंचपदी में कौन सा सोपान नहीं? प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, सामान्यकरण है, मूल्यांकन है। क्या भाई, पीछे से देखो, मूल्यांकन नहीं है उसके अंदर, है ना, तो इसका राइट आंसर होगा डी। भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण में सर्वोत्तम विधि माना है? द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना है 86 में। इस कौन सी विधि को? व्यतिरेकी विधि को भोलानाथ तिवारी ने द्वितीय भाषा शिक्षण में सर्वोत्तम विधि माना है। एक तरह से मैंने शिक्षण विधियों का आपका पूरा रिवीजन करवा दिया भाई। आप जो सारा पढ़ के जा रहे हो, क्या सारे क्वेश्चन वहां थोड़ी मिलेंगे? क्या सारी शिक्षण विधियों के क्वेश्चन वहां थोड़ी मिलेंगे? उनमें से मान लो आपने 30 विधियां पढ़ी, देखो वहां तो क्वेश्चन टोटल 15 आने, तो 30 विधियों में से 5 विधियों के क्वेश्चन आएंगे। तो ये ना सोचें कि सर इसमें ये विधि का क्वेश्चन एक भी नहीं दिया आपने, ये भी एक तरह से प्रैक्टिस सेट है। आपका मूल्यांकन है कि आपको कितना आता है। भाषा प्रयोगशाला विधि में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया कितने भागों में
भाषा प्रयोगशाला विधि में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया कितने भागों में होती है? 87। 87 में होगा दो। दो होगा। भाषा प्रयोगशाला विधि में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया दो भागों में होती है। निगमन विधि का परिष्कृत रूप कौन सी विधि कहलाती है? तो ये निगमन विधि का परिष्कृत रूप होती है दोस्तों सूत्र विधि। कौन सी होती है? सूत्र विधि। देखिए मुझे भी अब तो है ना, सच बताऊं आपको, आप भी मतलब आप में से बहुत से छोटे बड़े भाई बहन हैं, रियल में मतलब एक आदमी की भी कैपेसिटी होती है कोई काम करने की। तो आज की डेट में मैंने ये चौथी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, इसके अलावा 6 घंटे की स्कूल, वो अलग मैटर है। तो अब तो लास्ट में जवाब देने लग जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हमें जगाए और दौड़ाए कौन रखता है? पीछे कोई ना कोई ऊर्जा, एक अदृश्य ऊर्जा काम करती है। जैसे आप सिलेक्शन होना चाहते हैं किसके लिए? माँ, या माँ के लिए, माता पिता के लिए, ठीक है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। हर कोई संघर्ष कर रहा है, हर कोई दौड़ रहा है कि मैं हासिल करूं विजय, मैं हासिल करूं। लेकिन अंततोगत्वा विजय हासिल वह करेगा जो अंत तक लड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो भाषा प्रयोगशाला विधि में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया कितने प्रकरण में होती है? दो में होती है। निगमन विधि, अच्छा ये हो गए थे। हाँ, आगे देखिए, सूत्र विधि किस शिक्षण सूत्र सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए जिस पर निगमन है उसी पर ये है। तो ये सामान्य विशिष्ट पर आधारित है। किस पर आधारित है? सामान्य से विशिष्ट। मैं फिर कह रहा हूं, ये इन सिद्धांतों को याद कर लेना भाई, एक प्रश्न जरूर आएगा। फालतू अगर ये गलत हो गया तो 1 नंबर की कीमत बहुत होती है। आप समझें इस बात को। अगर 90 वाले के 89 आ गए ना तो मारे जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, इन छोटी छोटी चीजों को देख लें। सूत्र विधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? समय और श्रम की बचत होती है क्या इसमें? पता नहीं होती है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? होती है भाई। बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है क्या? अमनोवैज्ञानिक विधि है तो अमनोवैज्ञानिक, क्योंकि रटने पर जोर देती है। ठीक है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है? ना 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 ना, प्राथमिक कक्षाओं का बच्चा के लिए अनुकरण उपयुक्त होती है? ये नहीं होती। 90 में डी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन और रहे हैं, बस हिम्मत मत हारिएगा। सूत्र विधि किस विधा पर सहायक नहीं है? कविता में बिल्कुल भी सहायक नहीं है। 91, हाँ, कविता में बिल्कुल सहायक नहीं है। समवाय विधि में किसके मध्य सह संबंध स्थापित होता है? एक विषय का उसी के साथ संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इसमें पता नहीं रहता कि एक विषय का उसी के साथ है, एक विषय का दूसरे विषयों के साथ है, ए व बी दोनों हैं। तो ये थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो याद रखें, एक विषय का दूसरे विषयों के साथ संबंध, तो ये होता है समवाय विधि में किसके साथ सह संबंध स्थापित होता है। 92 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद आप देखिए, समवाय विधि का दोष नहीं है। 93 नंबर क्वेश्चन है, समवाय विधि का दोष नहीं है। तो इसमें यह विधि किसी भी विषय का सटीक ज्ञान कराने में सक्षम नहीं है, विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित नहीं रहता, भाषा के कौशलों का पूर्ण विकास नहीं, समय की बचत होता। तो दोष कौन सा इसका नहीं है? 93 में दोष कौन सा नहीं है? देखिए, समय की बचत होती है, ये दोष नहीं है। समय अधिक खर्च होता तो ये दोष होता। समवाय विधि की सर्वप्रथम परिकल्पना किसने की थी? ये भी अच्छा प्रश्न है। 94 नंबर। तो समवाय विधि को लाने वाले थे हर्बर्ट। समवाय विधि को लाने वाले थे हर्बर्ट। बस मैं आपसे पूछूंगा, आपके कितने सही हुए ईमानदारी से बताओगे। भाषा कौशल का स्वरूप कौन सा होता है? बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ए व बी दोनों। 95। देखिए इसमें ए व बी, बोलना, सुनना, है ना? नहीं, गलत लिख दिया मैंने। स्पीक, लिसन, सुनो, राइट और LSRW, यानी सारे हो गए। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य क्या है? 96। यह उद्देश्य प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर। तो याद रखें किस राइट आंसर कौन सा होगा भाई, कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। आप थोड़ा घबराएं नहीं, 4 क्वेश्चन और बाकी हैं। ये लीजिए, अब तो 2, इसके बाद 2 ही हैं। मातृभाषा का उद्देश्य क्या होता है? सौंदर्य विकास, बौद्धिक, भावात्मक, या ये सभी? बहुत बढ़िया प्रश्न बता रहा हूं। आप तो ये सभी देखते ही तुरंत तुक्का मारोगे ये सभी पे। याद रखना, मातृभाषा का उद्देश्य होता है भावात्मक विकास। बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या होता है? 98। तो 98 में होता है व्यवहार परिवर्तन, मूल परिवर्तन परिवर्तन, व्यक्तिगत परिणाम परिवर्तन, में से कोई नहीं। इसमें होगा व्यवहार परिवर्तन। क्या होगा? बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन। बिल्कुल एकदम सही आंसर है इसका। अब आगे देखेंगे, लास्ट, और ये हम आ चुके हैं लास्ट। लास्ट 2 क्वेश्चन और रहे। भारतीय बालक को भारतीय बालक को भाषा सीखनी होती है, मातृभाषा और क्षेत्रीय,
अंग्रेजी भाषा, अहिंदी क्षेत्र की हिंदी भाषा, उपरोक्त सभी। तो बताइए कौन सी? भारतीय बालक को चारों के चारों उपयुक्त सभी सीखनी होती है। भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था, मतलब भाषा विकास में अधिग्रहण ग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। ये प्रश्न सही बता दो, अंत भला तो सब भला। बताएं, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 8 वर्ष या 6 वर्ष? बताएं फटाफट। जिसमें वो शुद्ध उच्चारण करने लग जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा 5 नहीं 3 वर्ष। तो ये आपके जो भी 75+ जिसने सही किए हैं उसका सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित है। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही बताने का प्रयास किए हैं। बहुत मेहनत से ये क्लास बनाई और आप तक पहुंची, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो जो मेहनत थी वो बेकार नहीं गई। पिछले 1 महीने से मेरी सारी मेहनत बेकार गई, और लेकिन मैं जब वापस कम बैक हुआ तो आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छी मतलब बहुत इज्जत की। मैं उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और ये अब आज शाम को एक वीडियो, इंट्रो वीडियो आएगा, उसमें थोड़ा मोटिवेशन प्लस आपको थोड़ा पेपर करने का तरीका बताया जाएगा, क्योंकि आप दो में जाकर कंफ्यूज रहते हो कि हाँ इसमें जैसे जैसे आप कहते हो सही भाई ये तो पक्का नहीं है, एक ये नहीं है, तो इन दो में से आंसर जब निकालना हो तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो और कौन, तो ये चीज मैं शॉर्ट बताऊंगा। तो सिर्फ उसमें हम पेपर अटेंड कैसे करना है उस पर ध्यान देंगे। तो ये रात को वीडियो रिलैक्स देख के और फिर सोना। और अब मतलब रात को बिल्कुल मत पढ़ना, आराम से रिलैक्स होकर सुबह पेपर देना, फ्रेश माइंड से। आपका पेपर अच्छा होगा, विजय सुनिश्चित मिलेगी, ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेगा, और आप ग्रेड 3 और सेकंड ग्रेड में मुझसे जुड़े रहेंगे, और हम आगे बढ़ेंगे मिलकर, साथ मिलकर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक आध क्लास अगर कोई होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक। अदरवाइज आप सभी के गुड लक। और पहले इंट्रो वीडियो एक जरूर दूंगा, उसमें मैं अभी मीटिंग में जाके आऊंगा 9 बजे, तो उसमें आपको कुछ पेपर में क्या क्या लेके जाना है, कौन सी ड्रेस पहननी है, ठीक है, रोल नंबर के साथ फोटो कितनी ले जानी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और ये जो कारवां है ये बस आज शाम को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम जो एक वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, और फिर हम सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को लेकर एक बहुत बढ़िया रूपरेखा के साथ हम डेली क्लासेस लेने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, और शुभ रात्रि। पूरे 11 से ऊपर निकल चुके हैं, 12 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो शुभ रात्रि और थैंक यू सो मच, टेक केयर।